तो नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए, हम लोगों ने नंबर सिस्टम से शुरू किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4 चीजें होती हैं दोस्तों: नंबर सिस्टम, शर्ट्स, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ। आप कोई भी सरकारी एग्जाम दे रहे हैं, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ये आती है, और ये पूरे वेटेज का लगभग 15, पूरे पेपर का जो है 15 से 20% होता है। मतलब आपके पेपर में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन इन चारों से होंगे मेरे दोस्तों, इन चारों टॉपिक से मिला के। नंबर सिस्टम, शर्ट्स, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ। तो सबसे पहले हम ये वाला चंक कंप्लीट करेंगे और लगभग 2 महीने इसमें आपको लगेगा, इन चारों चीजों में 2 से 2.5 महीने। ठीक है, तो 2 से 2.5 महीने तक चुपचाप मुंह पे ताला लगा के आपको पढ़ते जाना है। बात समझ में आ गई? सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको, साउंड आ रही है ना आपको मेरी भाई? जिसमें मैंने आपको मेरे प्यारे भाई 2 चीजें कराई। एक तो मैंने आपको एपी, जीपी, एचपी समझाया, और दूसरी एक स्पेशल सीरीज बनती है, वो मैंने आपको कल डिस्कस की थी। आज बहुत बेहतरीन चीज दोस्तों मैं शुरू करने वाला हूं है, और आपको इससे बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ऑफ नंबर्स। देखिए, पेपर में इससे कभी सवाल नहीं आता, लेकिन कि बताओ नंबर क्या होता है, ऐसा कभी कुछ नहीं आने वाला है भाई। लेकिन आपको नंबर सिस्टम समझने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आना बहुत जरूरी है। इससे आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, बेसिक चीजें स्ट्रांग होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे, अलग अलग टीचर जो है वो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सबके कहने का मकसद एक ही होता है। यार तुम लोग कैसे बालक, एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है। कोई ये कमेंट, कोई कमेंट बंद कर दिया, मैंने सुन ही नहीं रहा तुम्हारी बात। पढ़ाई की बात है तो कल पढ़ाई की बात करो। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है नहीं लिखा हुआ, तो केवल इसके बारे में बात होनी चाहिए और कुछ नहीं। आप तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। कोई बालक कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इधर देखिए, ध्यान से। सबसे पहली बात कि नंबर्स क्या होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्तों कि हर चीज को काउंट करने के, दुनिया में हिसाब किताब रखने के लिए नंबर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। अब नंबर्स को हमने 2 तरीके से क्लासिफाइड किया है। नंबर को हमने 2 हिस्सों में बांटा, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। नंबर्स, या जिसे हिंदी में कहते हैं संख्याएं, इसको नंबर्स आप जानते हैं, किसी भी काउंटिंग करने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए एक चीज इंट्रोड्यूस की गई दुनिया में, मैथमेटिक्स में, नंबर्स। 2 पार्ट में बात है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सके मेरे दोस्तों। वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, वो सभी जो हैं रेशनल नंबर्स होते हैं। जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सके, जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सके, वो सभी नंबर वास्तविक नंबर होंगे। आप बोलोगे जी सर, अभी नंबर लाइन क्या होता है उस पे भी हम लोग आएंगे। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते? काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट नहीं किया जा सकता। ऐसे नंबर केवल हमारी कल्पनाओं हैं, वास्तविक में ऐसे कोई नंबर नहीं है असलियत में। जैसे मेरे दोस्त मैं आपको समझाना चाहूंगा, अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1 समझने की कोशिश करेगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात, जैसे मैं ये कहता हूं कि बताओ अंडर रूट ऑफ 25 बताइए, तो इस बात का मतलब है कि ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 25 आ जाए। तो आपका जवाब होगा सर 5। 5 गुणा 5 2 बार करेंगे 25 आ जाएगा।
तो अगर मैं आपके सामने लिखता हूं अंडर रूट ऑफ -1, एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आ जाए, यही इस बात का मतलब है। तो ऐसी कोई भी संख्या विश्व में नहीं है वास्तव में जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आता हो। लेकिन सपोज कल्पना में कोई एक ऐसी नंबर है, उसको हमने नाम दे दिया आयोटा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों आयोटा, इमेजिनरी नंबर। तो अंडर रूट ऑफ -1 एक इमेजिनरी नंबर है दोस्तों, इसको हम आयोटा कहते हैं। क्लियर? ये आपके सिलेबस में नहीं है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक, पर मैं भी आपकी जो है केवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा अंडर रूट ऑफ -36, तो इस बात का क्या मतलब है? तो 36, इसका मतलब क्या है? 36 गुणा -1, 36 का अंडर रूट तो 6 आ जाएगा और -1 का अंडर रूट आयोटा, इसका मतलब ये हो गया। बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर। तो ये इमेजिनरी नंबर्स है आयोटा। क्लियर? नो, व्हाट इज रियल नंबर्स मेरे दोस्तों? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। आप सभी लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है, ध्यान से समझिएगा। नंबर लाइन, नंबर कहां से शुरू होते कहां पे खत्म होते किसी को कोई पता नहीं। सबसे बीच में एक नंबर है मेरे दोस्तों जीरो। जीरो तो जीरो है, ठीक। जीरो से आगे बढ़ेंगे, एक आएगा +1, +1 के बाद +2, +2 के बाद +3, +3 के बाद +4, फिर +5, फिर +6, +7, +8, +9, कहां पे जाके खत्म होंगे कोई पता नहीं। तो मेरे दोस्तों आखिर में प्लस अनंत तक जाएगा, इसी को हम कहते हैं अनंत। नंबर्स देखेंगे मेरे दोस्तों, जीरो से पहले -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7, और कहां पीछे कहां तक जाएगी हमें नहीं जानकारी, माइनस अनंत। तो नंबर कहां से शुरू होते हैं, नंबर कहां पे खत्म होते हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो ये लाइन कहलाती है नंबर लाइन। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, ये जो नंबर्स आपके सामने लिखे हुए, चाहे पॉजिटिव हैं चाहे निगेटिव हैं, ये सब प्रॉपर गिनतियां हैं, है मेरे प्यारे भाई। इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या है दोस्तों? ये सब इंटीजर्स है। हिंदी में दोस्तों हम इन्हीं को ही पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक वो चीजें होती हैं जहां कोई डेसिमल वगैरह यूज नहीं है, प्रॉपर इंटीजर है, कोई डेसिमल नहीं आ रही, कोई फ्रैक्शन नहीं आ रही। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब इंटीजर्स है, पूर्णांक। नंबर लाइन पे ही आ रहा है। आप जितने भी नंबर हैं सब कुछ इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई बालक ये कहता है कि सर बताओ 0.6 कहां पे आएगा, 0.6 कितना होगा बताओ, 0.6 लेंथ कितनी होगी। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कहता हूं एक कहां है, तो आप कहोगे सर 0 से 1 तक जाइए, ये लेंथ जो है आपकी ये 1 है, ये आपकी एक गिनती हो गई। कोई बालक ये पूछता है सर बताइए 0.6 कहां पे होगा, तो 0.6 का मतलब है 3/5, 3/5। आप बोलोगे जी सर 6/10, 3/5, 3/5। तो मेरे दोस्तों पहले इस एक के 0 से 1 तक की लंबाई इसके 5 हिस्से कर दीजिए। भाई ये 0 है और ये आपका 1 है, इसके 5 हिस्से करो, एक हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, 5 हिस्से हो गए मेरे प्यारे भी। हर हिस्सा 1/5 है। ये 1/5 हो गया, ये 1/5 हो गया, ये 1/5 हो गया, ये 1/5 हो गया, फिर यहां आखिर में 1/5 हो गया। टोटल आप जोड़ेंगे तो एक लेंथ कवर होगी। तीसरे हिस्से पे जाके बैठ जाइए यहां पर, तो ये जो पूरी लंबाई हो गई आपकी ये 3/5 हो गई। 1/5, 1/5, 1/5, 3/5, ये लेंथ आपकी 1/5 है। बात समझ में? ये दूसरी क्लास में आता है बेटा, दूसरी क्लास में आपको शर्म आनी चाहिए चीज कहने से पहले कि नहीं समझ में आया, ठीक है, क्योंकि आप तीसरी क्लास भी पास नहीं की हो। फिर कोई बच्चा कहेगा सर इस नंबर लाइन पे जितने भी फ्रैक्शन हैं आप सब कुछ इन्हीं के बीच में लिख सकते हो। भाई 2 और 3 के बीच में आ जाओ, क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5, 2.5 से थोड़ा कम कर दो, 2.4 आ जाएगा। जितने भी फ्रैक्शन हैं सब इन्हीं के बीच में रहेंगी मेरे प्यारे भाई। अब एक बच्चा ये कहेगा सर आप हमें ये बताओ √5 कितनी लेंथ है, √5 कहां पे, वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, √5
√5 कहां पे है? तो आप सभी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। मैं आपसे सामने कहूं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ये कितना होगा, कर्ण कितना होगा पाइथागोरस से? √a² + b²। ये होगा √a² + b²। आप बोलोगे जी सर तो √5 आपको निकालना है। तो मेरे दोस्तों मुझे पता है कि यहां 0 से 1 गया, 1 से 2, ये लेंथ आपकी 2 है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, 2 क्लियर है, कोई दिक्कत? अब भैया मुझे ये पता है कि ये लेंथ 1 है, तो अगर आप यहां से एक डंडा 1 के बराबर उठा देंगे, मैंने कोई गलती की है? कोई गलती नहीं की। मुझे एक बात पता है कि 0 से यहां 2 तक जाएंगे, 2 हो गया मेरे प्यारे भाई। मुझे 1 के बराबर जानकारी है कि 1 कितना है, पैमाने से एक लेंथ ये बना दी। तो मेरे दोस्तों आप यहां से यहां तक मिलाइए, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। भाई ये लेंथ 2 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये लेंथ √5 होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ जी सर ये लेंथ √5 है। यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये है √5, ये √5 है। यहां पे प्रकार की नोक रखिएगा, प्रकार की नोक इतनी दूरी भर के ऐसे कट मारेंगे, तो ये जो लेंथ आई ना अब यहां से यहां तक की, ये टोटल आपकी √5 होगी। 2 से ज्यादा होगी और 3 से हल्की सी कम होगी। यहां प्रकार की नोक रखेगा मेरे दोस्तों, और इस पूरी लेंथ को नापेंगे, √5 है, ये सर्कल बना देंगे, सर्कल की रेडियस सेम होती है। तो ये जो लेंथ आई है ये √5 आ गई, जो कि इस नंबर लाइन पे है। तो सब कुछ इस नंबर लाइन पे है, डेसिमल हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, अंडर रूट हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, 0 हो, सब कुछ इसी लाइन पे है। क्लियर? ठीक, तो ये आपकी नंबर्स लाइन है। आप बोलोगे यस सर। तो मैंने आपसे बोला कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जिनको ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सके उनको हम रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बालक को कोई डाउट है, कोई संदेह है। ठीक, मैंने आपको नंबर लाइन अच्छे से बताया। आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं हटा रहा हूं दोस्तों। ठीक है जी, आगे चलिएगा प्यार से। रियल नंबर्स को एक्चुअली ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, अपनी कॉपी में उतारते जाइए इसको। रियल नंबर्स को 2 उसमें बांटा गया है मेरे दोस्त, रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। रियल नंबर्स को मेरे प्यारे भाई 2 कैटेगरी में बांटा गया है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। हाँ, अच्छा इससे पहले एक चीज और रह गई, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको ये बता दिया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो उसकी परवाह करनी ही नहीं, हटाइए उसको। ठीक है जी। हाँ, एक है मेरे दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हिंदी में दोस्तों हम इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। तो 5वीं 6ठी क्लास का सिलेबस पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, 6th क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई रियल प्लस इमेजिनरी एक साथ करके लिख दीजिए, रियल प्लस इमेजिनरी। अगर आपको एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर एक साथ लिखते हैं मेरे दोस्तों तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा 5 + 3 आयोटा। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है, कैसा नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सम्मिश्र संख्या। क्यों? कि 5 जो आ रहा है मेरे दोस्तों एक रियल नंबर है, 5 तो हर कोई जानता है 5, और ये जो आयोटा है 3 आयोटा ये जो है एक इमेजिनरी नंबर है। तो हमने रियल नंबर लिखा प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा और प्लस इमेजिनरी नंबर लिखा, तो कंप्लीट क्या बन गया मेरे दोस्तों? ये पूरा का पूरा एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया।
सेम इसी तरीके से 7 माइनस 2 आयोटा। आप बोलोगे जी सर ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप ध्यान से देखेंगे 7 रियल है और ये 2 आयोटा एक इमेजिनरी है। तो इस फॉर्म को मेरे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सीधी सीधी की बात कहूं, सीधे सीधे एक शब्द में कहूं, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो मेरे प्यारे भाई वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, a प्लस बी आयोटा। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर कोई तकलीफ नहीं है। प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। किसी को पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इस क्लास में पढ़ने वाला एक भी विद्यार्थी जानता है कि रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है? रैशनल नंबर्स मेरे दोस्तों ऐसे नंबर्स मेरे प्यारे भाई जिनको P बटा Q फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसे नंबर्स जिनको P बटा Q फॉर्म में लिखा जा सके, उन सभी नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको P बटा Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन सभी नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन शर्त यह है, शर्त क्या है, शर्त ही इंपॉर्टेंट है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो गया तो किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P Q दोनों ही मेरे दोस्तों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, प्रॉपर गिनतियां होनी चाहिए P और Q। क्लियर है मेरे दोस्तों? ऐसे नंबर्स जिनको भी P बटा Q फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं मेरे प्यारे भाई। कंडीशन अप्लाई ये है मेरे दोस्तों, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए और P Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स तो आपको पता है ना, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी इंटीजर्स हैं। अब मैं आपको कितनी भी डेफिनेशन लिखवाता रहूं आपको कभी समझ में नहीं आएगा जब तक अच्छा सा एग्जाम्पल ना लिया जाए मेरे दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मेरे प्यारे भाई मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 17। क्या ये एक रैशनल नंबर है? आप बोलोगे हां जी सर। नहीं रवि ऐसा कुछ नहीं है, 17 एक रैशनल नंबर है। आप बोलोगे यस सर। 17 को आप लिख सकते हो 17 बटा 1। केवल इतनी परिभाषा है, कुछ भी नहीं। 17 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। ये P बटा Q फॉर्म हो गया, P बटे Q रूप का हो गया। आप बोलोगे जी सर। दुनिया में जितनी भी गिनतियां हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो सभी के सभी रैशनल होते हैं। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा -6। भाई इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्या ये रैशनल है? हां जी है। -6 को आप लिख सकते हो -6 बटा 1, -6 बटा 1। आप बोलोगे जी सर। युगल कह रहे -2 बटे 5 को क्या बोला जाएगा? -2 बटे 5 भी रैशनल है। बिल्कुल युगल भाई, आपने -2 बटे 5 बोला। फर्क क्या दिख रहा है? -2 इंटीजर है, हां जी है। 5 इंटीजर है, हां जी है। क्या P बटे Q फॉर्म है? हां जी P बटे Q फॉर्म है। P बटे Q अंश बटे हर फॉर्म दिखाई दे रही है। क्या डिनोमिनेटर 0 है? नहीं है। ये एक रैशनल नंबर हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर 0.54 क्या रैशनल है? हां जी बिल्कुल है। कोई बच्चा ये कहता है सर क्या 0.54 एक रैशनल नंबर है? तो 0.54 को आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप डेसिमल हटाओगे 54/100। भाई डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 0 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर। 54/100 किससे जाता है मेरे प्यारे भाई? ये 2 से जाएगा मेरे दोस्तों, 27/50। तो 0.54 को आप लोग 27/50 लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं, 27/50। ये एक डेसिमल हो गया, ये जो है एक P बटे Q फॉर्म हो गया। अंश भी इंटीजर है, हर भी इंटीजर है। आप बोलोगे जी सर ये भी एक रैशनल नंबर है। क्लियर है दोस्त? 22/7 भी एक रैशनल नंबर है। 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। क्लियर है?
अंडर रूट 25 भी एक इंटीजर है मेरे दोस्तों। अंडर रूट 25 आपके सामने इंटीजर है। अंडर रूट 25 का क्या मतलब है? तो आपका जवाब होगा सर जी रूट 25 का मतलब होता है 5, और 5 को आप लिख सकते हो 5/1। पी बाई क्यू फॉर्म आ गई। कोई भी नंबर मेरे प्यारे भाई, ऐसा कोई भी नंबर जिसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रैशनल बोलते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर जीरो क्या है? जीरो, तो जीरो भी एक इंटीजर है भाई। जीरो को आप लिख सकते हो 0/1। जीरो को किसी भी नंबर से भाग करो मेरे दोस्तों, जीरो आता है। जीरो को 1 से भाग करो जीरो आएगा, जीरो को 2 से भाग करो जीरो आएगा, जीरो को 3 से भाग करो जीरो आएगा। तो आप जीरो को लिख सकते हो 0/1। आप बोलोगे हां जी लिख सकता हूं। जीरो एक इंटीजर है, हां जी इंटीजर है। एक इंटीजर है, हां जी इंटीजर है। तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। यस, 2/2 भी रैशनल है प्यारे भाई, 2/2 भी रैशनल है। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा? एक को लिख सकते हो 1/1। कोई भी नंबर दुनिया का जिसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम रैशनल कहते हैं। पूछ लो जो पूछना है। 0/0 अनडिफाइंड होता है मेरे दोस्तों, उसको हम कहीं कंसीडर नहीं करते। एक बच्चा कह रहा है सर √5। मेरे प्यारे भाई √5 क्या है? चलिए √5 को छोड़ो, मैंने आपके सामने इस तरीके से लिखा 0.55 क्या ये एक रैशनल नंबर है? मैंने आपके सामने इस तरीके से लिखा 0.55555 क्या ये एक रैशनल नंबर है? रुक जाओ भाई रुक जाओ, मनीष थोड़ा पेशेंस रखो, पहले मुझे समझाने दो उसके बाद पूछना। 0.55555 ये क्या है? क्या एक रैशनल नंबर है? ऐसा कोई भी नंबर जिसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम रैशनल कहते हैं। 0.555 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 0.5 के ऊपर बार, ऐसे लिखते हैं। 5 बार बार आ रहा है। जब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, बार बार 5 रिपीट हो रहा है। आप इसको लिख सकते हो, बार हटा दो 5/9। अब कैसे लिख रहे हैं ये मैं आपको जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। आप अपने 5 को 9 से भाग करके देखो, 5 को 9 से भाग करके देखो, 0.5555555 आएगा। तो आपने इस चीज को भी P/Q फॉर्म में लिख दिया मेरे दोस्तों। ये भी क्या है मेरे दोस्तों? ये भी आपका एक रैशनल नंबर है 0.5555। कोई भी रिपीटिंग डेसिमल अगर लिखा जाता है, डेसिमल ऐसा जो बार बार एक ही संख्या को रिपीट कर रहा है, वो मेरे दोस्तों भैया कैसे आया ये जरूरी नहीं है। ये आपके लिए जरूरी चीज नहीं है मेरे दोस्तों। क्यों नहीं समझते आप हमारी बात को? आप ये समझ, वो बाद की चीज है। आप ये समझो कि इस चीज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा जा सकता है। हां जी कर सकते हैं। 5 को 9 से भाग करेंगे 0.555 आएगा। इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। मैं आपके सामने लिखूं, हर चीज का एक समय होता है। सभी चीज अभी बता दूंगा तो बाद में क्या पढ़ोगे? टाइम आने पर इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। रुक जाओ, पहले जो पाई कर रहे हैं, पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों है वो बताएंगे। मैंने आपके सामने लिखा 0.7373737373। ये रैशनल है कि इरेशनल है? ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है। यहां इमेजिनरी कहां से घुसा रहे हो आप? इमेजिनरी अलग चीज है, रियल नंबर्स अलग चीज हैं। 0.73737373 ये भी एक रिपीटिंग डेसिमल है। बार बार 7373 आ रहा है, बार बार 737373 आ रहा है। हम इसको लिख सकते हैं 0.73 के ऊपर बार।
बार हटाओगे, जितने बार हटाओगे उतने 9 आते हैं नीचे। आप अपने कैलकुलेटर में भाग करके देखो 73 को 99 से, क्या रिजल्ट आएगा? तो कैलकुलेटर भी बोलेगा 0.73737373, यानी कि आप इस संख्या को मेरे दोस्तों फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0.737373 ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक परिमेय संख्या है मेरे दोस्तों। समझ में आया? क्लियर? किसी को कोई संदेह नहीं, कोई परेशानी नहीं? रुक जाओ मेरे दोस्तों, पेशेंस रखो यार, थोड़ा सा दिमाग खराब कम किया करो आप लोग। इतने सारे एग्जाम्पल दे दीजिए, बता रहा हूं। सबसे पहले समझो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर होते हैं ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं हैं। ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं हैं उनको हम इरेशनल कहते हैं या अपरिमेय कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं हैं उनको दोस्तों हम इरेशनल बोलते हैं। या मैं सीधा सीधा बोलूं, ऐसे नंबर्स जिनको, ऐसे संख्याएं जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ऐसे नंबर्स जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ऐसे नंबर्स जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। प्यार से समझने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों रुक जाओ, पेशेंस रखो मेरे दोस्तों। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा जी √2। क्या ये एक रैशनल है कि इरेशनल नंबर है? रुक जाओ भैया। आयोटा मतलब √-1 आदित्य, बात खत्म। ऐसे नंबर्स जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। नंबर्स दैट कांट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। √2 क्या है? आप अगर मुझे बताओ √2 की, देखिए मेरे दोस्त, ये अंडर बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपसे कहता हूं √n, इसका मतलब होता है n की पावर 1/2। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर n आ जाए। मैं आपके सामने कहता हूं √n, इसका मतलब होता है n की पावर 1/3। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 3 बार गुणा करने पर n आ जाए। मैं आपके सामने लिखता हूं √n। एक ऐसी संख्या, इसका मतलब होता है n की पावर 1/4। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 4 बार गुणा करने पर n आ जाए। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे यह पूछूंगा कि बताओ √81 क्या है, तो आप तुरंत बताओगे 9। मैं आपके सामने कहूंगा कि √64 क्या है, ऐसी संख्या जिसकी 3 बार गुणा करने पर 64 आता हो, आप तुरंत जवाब देंगे 4। मैं आपके सामने कहता हूं कि √625 बताओ, √625 क्या है, तो एक ऐसी संख्या जिसकी 4 बार गुणा करने पर 625 आए। तो मेरे दोस्तों आप तुरंत जवाब दोगे 5। तो ये सब ऐसी संख्याएं मेरे प्यारे भाई जिनका अंडर आसानी से निकाला, जिनका जो है वैल्यू आसानी से निकल जा रही है। तो ये 9/1 हो गया, ये 4/1 हो गए, 5/1 हो गया। ये P/Q बन रही है, P/Q फॉर्म सब जगह। तो ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। मैंने आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल लेके √81 प्यारे दोस्त है भाई, √64, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं √2 की, एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 2 आ जाए। एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 2 आ जाए। यार आगे आगे मत भागो, मुझे बताने दो, टाइम आएगा हर चीज का, पेशेंस रखो। ऐसी कोई संख्या दुनिया में है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर 2 आ जाए एग्जैक्ट।
ऐसी कोई नंबर एग्जैक्ट है नहीं, आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, इसकी अप्रोक्स वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, लगभग मान निकाल सकते हो 1.414 डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा। अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ही नहीं कोई, यानी कि रेशनल नंबर की कभी भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, रेशनल नंबर की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। आप इसको आगे आगे तक लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, इसकी कभी भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी नहीं। जब इसका हमें एग्जैक्ट मान ही नहीं पता, जब हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता √2 की क्या होती है, तो p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जब p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जितने भी नंबर हैं मेरे दोस्तों इस टाइप के, √5 ये भी इरेशनल नंबर है, √5 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, जब एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता तो p/q फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, √1 1 होता है प्रदीप रेशनल नंबर, √13 √11 √7 ये सब जो हैं ये सब इरेशनल नंबर हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं हैं दोस्त। क्लियर है? नहीं आया होगा समझ में। √3 भी एक इरेशनल नंबर है। गरिमा 0.5 तो 0.5 का मतलब तो बेटे 1/2 होता है, 1/2 ये एक रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या, p/q फॉर्म हो गई। चलिए, नहीं समझ में आया होगा, ठीक, दोबारा से समझाऊंगा। मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। हमने आपको बताया कि रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। लेकिन रियल नंबर्स को 3 टाइप से और लिख सकते हो आप लोग। पहला तो हो गया मेरे दोस्तों इंटीजर्स, जिसको हम कहते पूर्णांक, इंटीजर्स। दूसरा हो गया मेरे दोस्तों डेसिमल, दूसरा होता है डेसिमल। क्या हो रहा है भाई यहां पे? डेसिमल। और तीसरा हो गया मेरे प्यारे भाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, या फिर हिंदी में दोस्तों हम लोग इसे कहते हैं भिन्न, फ्रैक्शन। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? भिन्न, भिन्न। मैं लिख दे रहा हूं, इनकी हिंदी भी लिख दे रहा हूं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। मैंने अभी आपको समझा कि जो आपकी गिनतियां हैं, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, वो सब इंटीजर होते हैं। डेसिमल का मतलब दशमलव, डेसिमल का मतलब दशमलव, और फ्रैक्शन का मतलब हुआ मेरे दोस्तों भिन्न, भिन्न। ठीक, इंटीजर्स मैं आपको बता चुका हूं कि ये सब इंटीजर्स हैं जो आपके नंबर लाइन पे हैं, 0 1 2 3 और अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4, ये सब जो हैं आपके इंटीजर हैं। इनमें जो सबसे खतरनाक है मेरे दोस्तों वो है डेसिमल। जो सबसे खतरनाक चीज है वो डेसिमल है मेरे दोस्तों। डेसिमल का जन्म भारत में हुआ। डेसिमल किस लिए होता है? इन इंटीजर्स के बीच में भी छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, उनको डिनोट करने के लिए डेसिमल का इंट्रोडक्शन हुआ। अब डेसिमल को समझिएगा, जिस बच्चे को डेसिमल समझ में आ गया और वो ही बच्चा रैशनल और इरेशनल समझ सकता है अच्छी तरीके से। तो डेसिमल को 3 तरीके से बांटा गया है। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम बोलते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको हम बोलते हैं दोस्तों शांत दशमलव। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव तो है बट बार बार अपने पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत
और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा अशांत, बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अनावर्ती दशमलव। अब समझने की कोशिश करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ऐसे डेसिमल जो थुड़की से चले और खत्म हो गए, चाइनीज सामान की तरह। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 0.71, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2 डिजिट तक गया फिर खत्म हो गया। तो 0.71 को आप लिख सकते हो जी 71/100, 71/100। एग्जाम्पल के लिए 3.14, 3.14 क्या है, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 3.14 आप इसको लिख सकते हो, डेसिमल हटाओगे 314/100, 314/100 लिख सकते हैं। मैंने आपके सामने लिखा जो है 0.18357, ये है मेरे दोस्तों। कैसा डेसिमल है, 5 डिजिट तक चला और फिर खत्म हो गया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत, ज्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे, थोड़े से चलेंगे फिर खत्म हो जाएंगे। 18357/10,000, सॉरी 1,00,000, 5 जीरो आएंगे। जितने डेसिमल के बाद 5 डिजिट है तो नीचे 5 जीरो आएंगी। हर टर्म, दुनिया के हर टर्मिनेटिंग डेसिमल को, हर शांत दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख लीजिए, सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा जो है 5.916, क्या है मेरे दोस्तों, 3 डिजिट तक चला, थोड़ी किसी फिर खत्म हो गया। इसको भी आप लिख सकते हो 5916/1000। हर टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हुए भैया जी शांत दशमलव। एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, थोड़े से चलेंगे फिर समाप्त हो जाएंगे। हर टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी वजह से हर टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो रैशनल नंबर, परिमेय संख्या होते हैं। नहीं समझ में आई होगी मेरी दोस्तों ये बात। ये मैं एग्जांपल हटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। तो जितने भी हैं मेरे दोस्तों 0.19 है भाई, 7.18, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये सब आपके जो हैं 0.6, 1.2345, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं एंड मेनी मोर। इन सभी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप बताइए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल कौन से हुए, अशांत और पुनरावर्ती दशमलव कौन से हुए। तो आपका जवाब होगा सर, ऐसे डेसिमल जो कभी खत्म नहीं होते लेकिन बार बार एक ही संख्या को, एक ही पैटर्न को रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0.777777777777, ये कैसा डेसिमल है, ये एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कभी खत्म नहीं होगा, अनंत तक चलता जाएगा। 0.7777777777। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे जी सर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो ये मेरे दोस्तों 0.7 कर रहा है, बार 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 बार। आप इसको लिख सकते हो 7/9, जितने बार उतने 9, 7/9। अपने कैलकुलेटर में करो, अपने मोबाइल में करो, खुद से भाग करके देखो, 7 को 9 से यही चीज आएगी। आपके सामने हमने लिखा 0.13131313 ... कभी खत्म नहीं हो रहा, 13131313, इसका रुकने का नाम नहीं ले रहा, अनंत तक जा रहा है, पर बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है। हम इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत बट रिपीटिंग डेसिमल। इसको भी आप लिख सकते हो मेरे दोस्त, सॉरी, इसको भी आप लिख सकते हो 13/99, 13/99। आप बोलोगे जी सर, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आपके सामने लिखा गया है 0.567567567 बार बार यही पैटर्न चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 567567567 आप इसको लिख सकते हो, सेमी पैटर्न चल रहा है 567/999। आप बोलोगे जी सर। तो आपने एक बात सीखी कि अगर कोई भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है
लेकिन रिपीटिंग मोड में चल रहा है, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो ऐसे हर एक डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे हर एक दशमलव को p बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। वो कैसे लिख सकते हो ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, बाद में सीखना, लेकिन लिखा जा सकता है, ये बात यहां से समझ में आ रही है। तो चाहे डेसिमल टर्मिनेटिंग है, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, हर एक को p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है मेरे प्यारे भाई। तो यही तो मैं इतनी देर से समझा रहा था कि भैया ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, उन्हीं को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को मेरे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को तो रैशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि ये दोनों जो कॉलम हैं, ये दोनों जो कॉलम हैं मेरे प्यारे भाई, यही है रैशनल नंबर, यही है आपका रैशनल नंबर्स। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई मेरे दोस्तों? क्लियर है? अब तो बोल दो, अब तो समझ जाओ मेरे दोस्त हैं। यानी कि रैशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स आर नथिंग बट है बे, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेट, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। रैशनल नंबर्स का मतलब या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल हिंदी में इसको बोलते हैं हम रिकरिंग डेसिमल, सॉरी शॉर्ट में रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, पूरा लिख देता हूं वरना आप बौखला जाओगे क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। समझ में आई आपको मेरी बात? ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, इन्हीं को हम लोग शॉर्ट में रिकरिंग डेसिमल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल। बात समझ में आई आप लोगों को? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? तो मेरे प्यारे भाई, रेशनल नंबर से अभिप्राय ये है कि ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके। मुंह उठा के कोई भी नंबर पकड़ लो जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, उन सभी नंबर्स को मैं एग्जांपल चेंज करके बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्याएं कहते हैं। आज तक मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की किसी को समझाने में, क्योंकि इतने बेकार बालक कभी पढ़ने नहीं आए। कोई भी ले लो, मैं आपके सामने कहता हूं 19, क्या ये रैशनल नंबर है? हां जी है। 19/1 लिख सकते हैं। मैं आपके सामने कहता हूं -37, क्या ये रैशनल नंबर है? हां जी है, लिख सकते हो -37/1। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मैं आपके सामने कहता हूं √324, क्या ये रैशनल नंबर है? हां जी है। 324 का अंडर रूट 18 होता है, 18/1 रैशनल हो जाएगा। मैंने आपके सामने कहा 3.14 का रैशनल है, 0.8346 क्या रैशनल है? हां जी है। मैंने आपके सामने लिखा 6815, क्या ये रैशनल है? हां जी है। ये सभी रैशनल नंबर हैं। 6815 बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है कि ये सभी एक फ्रैक्शन फॉर्म हैं। दिखाई दिया? आप बोलोगे हां जी सर दिखाई दिया। अब दिखाई दिया। अब भी ना दिखाई दे तो आंखें फोड़ लो, किसी काम की नहीं है वो आपकी। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल जो ना तो कभी टर्मिनेट होते हैं और ना ही किसी पैटर्न को रिपीट करते हैं। ऐसे डेसिमल जो ना तो कभी टर्मिनेट होंगे ना ही किसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। एक कागज ले आओ, बहुत बड़ा कागज ले आओ, उसमें लिखते चले जाओ 0.7183564108293456
चलता जा रहा, कभी नहीं रुक रहा, ये कभी नहीं रुक रहा, ये अनंत तक चलता जा रहा है। ये क्या है? ये एक टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ना तो ये कहीं खत्म हो रहा है और ना ही ये किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये हुआ जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इस डेसिमल को कभी भी भिन्न में नहीं लिखा जा सकता। लिख के बता दो आप मुझे। मैं आपसे पूछता हूं कि इसको भिन्न में लिख के बता दो, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या है। लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। इसकी लिखी जा सकती है, इनकी भी फ्रैक्शन फॉर्म बनाई जा सकती है। इसको कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए ही ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। मैं आपके सामने कहता हूं √5 की वैल्यू क्या होती है। ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 5 आ जाए। ये मतलब है इसी बात का। तो आप कहोगे सर √5 क्या मतलब है? ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। एप्रोक्स तो भैया इसकी जो वैल्यू आप निकालोगे कैलकुलेटर से या फिर गूगल से तो 2.23 डॉट 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 अनंत तक चलता जाएगा, कभी नहीं रुकने वाला। तो √5 का ये जो मान है ये एक टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। √5 की वैल्यू मैं आपके सामने कहता हूं √3 क्या होगा। तो √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 डॉट 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 आगे अनंत तक चलता जाएगा। √3 का मान एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अशांत और ना बिना किसी पैटर्न को फॉलो करने वाला दशमलव अनंत तक चलता जाएगा। इन सबको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं आपसे कहता हूं मैं आपसे कहता हूं क्यूब रूट ऑफ 49 बताइए क्या है? क्यूब रूट ऑफ 49 बोलो मेरे दोस्तों, बोलो। अगर √49 होता तो 7 आ जाती, जो कि रेशनल नंबर हो जाता। लेकिन क्यूब रूट ऑफ 49 ऐसी संख्या जिसकी 3 बार गुणा करने पर 49 आ जाए, कोई नहीं है। इसकी वैल्यू आप निकालने लगोगे तो 6.2 डॉट 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 समथिंग आएगा। इसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन में बदला ही नहीं जा सकता। तो इस टाइप का जो भी बवाल है मेरे दोस्तों, इस टाइप का जो भी फॉर्म नंबर है मेरे प्यारे भाई, समझिएगा, इन सभी नंबर्स को ही तो कहते हैं अपन लोग। क्या कहते हैं इन सभी नंबर्स को? इन सभी नंबर्स को ही कहा गया इर्रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। समझ में आया व्हाट इज रैशनल एंड व्हाट इज इर्रेशनल? यानी कि इर्रेशनल नंबर कुछ और नहीं है। बुद्धि लगा के देखा जाए तो इर्रेशनल नंबर इज नथिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हैं। ऐसे डेसिमल जो ना तो टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेटिंग शॉर्ट में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? कम से कम अब तो बोल दो हाँ या ना। यानी कि अगर आप किसी भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते, जैसे 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 का स्क्वायर है भाई, समझ पा रहे हैं? 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 7 का स्क्वायर। अगर आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंडर रूट लेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मेरे दोस्तों, जैसे कि √13, वो सब आपके इरेशनल नंबर होंगे। √21 समझ में आया? √125 भी मेरे दोस्तों इरेशनल होता है, क्योंकि 125 का अंडर रूट करेंगे 5√5 तो √5 भी मेरे प्यारे भाई आपका इरेशनल है। 3√2 इरेशनल है, √2 इरेशनल है। इरेशनल में गुणा करेंगे इरेशनल ही रहेगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे यस सर, ये बात समझ में आती है, क्लियर है? ये सब इरेशनल नंबर हैं आपके। क्यूब रूट ऑफ
80 क्यूब रूट ऑफ 107 इरेशनल नंबर है। फोर्थ रूट ऑफ 93, ये सब इरेशनल नंबर है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। और कितने भी एग्जाम्पल आप बनाते रहो। मुझे लगता है कि समझ में आ गई है आपको मेरी बात। तो कुछ गधे जब मैं पढ़ाने से पहले चिल्लाने लग गए थे, काश मैं उनके पकौड़े बना पाता गरम तेल में। पूछ रहे थे ये 2/√5 क्या है। अब आप ही मुझे बताओगे क्या है 2/√5 कैसा नंबर है, आप ही मुझे बताओगे। बच्चा कह रहा 22/7 क्या है। 22/7 जो है एक रैशनल नंबर है। 22 और 7 दोनों ही इंटीजर हैं, p/q इरेशनल है। समझ में आया मेरे दोस्तों। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर बनने के लिए अंश और हर दोनों इंटीजर होना चाहिए। रैशनल नंबर बनेंगे जब अंश और हर दोनों इंटीजर हो। √5 कोई इंटीजर नहीं है, तो दैट इज नॉट एन रैशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है 2/√5। बात आई ना समझ में, 2/√5 क्लियर है। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये क्या है। √7/3 √7/3 क्या है दोस्तों। √7/3 √7/3 क्या है। तो आप कहोगे सर इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो अंश है वो इरेशनल है। क्लियर है। अगर मैं आपके सामने ये कहूं कि ये बताओ ये क्या है, √8/√2 क्या है दोस्त, क्या है। क्या है ये रैशनल नंबर है हिडन फॉर्म में। √8 का मतलब होता है 4 दूनी 8, 4 का √2, √2 का 2 √2, √8 का मतलब 2 √2/√2, √2 कट जाएगा, ये 2 है। और √8/√2 का मतलब 2 होता है। 2/1, 2 तो मेरे दोस्तों एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आज का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, पढ़ने से तो मतलब है नहीं, बस यही सब पूछना है। पाई क्या है, पाई क्या है, पाई। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। सर 22/7 तो पाई का मान है। किसने कहा कि 22/7 पाई का मान है, किसने कहा। नहीं निखिल, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई का मान 22/7 नहीं होता। पाई का लगभग मान π/7 होता है। पाई की एप्रोक्स वैल्यू 22/7 होती है, लगभग। 22/7 एक अलग चीज है, पाई एक अलग चीज है मेरे दोस्त। पाई बराबर होता है 3.1416 ... क्लियर है, समझ में है। पाई के जो मान होता है 3.1416 ... और अभी तक दशमलव के 5 लाख अंकों तक पाई का मान खोजा जा चुका है। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर, ये पाई का जो मान है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। पाई का जो मान है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसी को लगभग में इंसान ने 22/7 लिख दिया है। इसी की लगभग वैल्यू इंसान ने 22/7 लिख दिया है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया।
तो पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता 22/7। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक रैशनल नंबर है कि न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, p/q फॉर्म है। लेकिन पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है मेरे दोस्तों 3.1416 डॉट 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 अप टू चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। इसी की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 बोली है। ठीक, आप बोलोगे यस सर। तो अब आपको समझ में आया कि पाई जो आएगा मेरे दोस्तों वो यहां पे आएगा। यस ऋतिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये दशमलव अच्छे से समझ में आ गया कि दशमलव क्या है। अब मुझे लगता है समझ में आया होगा प्यारे बच्चे। आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो एक बार मैं इसका रिवीजन मेरे प्यारे भाई आपको करवा रहा हूं। यहां तक रिवीजन क्या करवाना, अब तो आपको समझ ही गए, ठीक है ना। आगे चलेंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे भाई मैं फिर से बता रहा हूं एक बार। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर दो चीज में क्लासिफिकेशन किया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अब हमारे सिलेबस में इमेजिनरी तो है नहीं, इसको भूल जाओ। तो हम केवल रियल नंबर्स पढ़ेंगे। रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। बेसिकली या तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिकरिंग डेसिमल है, बट इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। रियल नंबर्स को तीन पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर्स और डेसिमल। ठीक है मेरे प्यारे भाई। इंटीजर्स तो आपको पता ही है मेरे दोस्त, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। डेसिमल को मैंने अभी इलिबरेट किया, फ्रैक्शन को मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं इंटीजर्स पे। अब हम किस पे आ जाते हैं? इंटीजर्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज इंटीजर्स? तो दुनिया में जितने भी इंटीजर हैं सभी रैशनल नंबर हैं। ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं p/q फॉर्म। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है तो रैशनल नंबर्स है मेरे दोस्तों। अगर रैशनल नंबर में हम q को 1 कर दें, इफ q बराबर 1, यदि q बराबर 1 कर दें, तो मेरे दोस्तों q बराबर 1 कर दें तो p/q फॉर्म जो है वो क्या बन जाएगी? आपकी इंटीजर बन जाएगी। क्लियर है? ऐसे रैशनल नंबर जिनमें q का मान 1 हो, डिनोमिनेटर 1 हो, उनको हम इंटीजर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 1008 क्या है? एक इंटीजर है, क्योंकि इसमें q का जो मान है वो 1 है, 1008/1। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, इंटीजर्स को दो पार्ट में बांटा गया है। ये मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं इंटीजर्स का। इंटीजर्स को दो पार्ट में बांटा गया, बड़े प्रेम भाव से समझिएगा। दो पार्ट में, एक तो निगेटिव मेरे दोस्तों और एक होता है नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, निगेटिव और नॉन नेगेटिव। प्रिया अब नहीं आ सकता, ठीक है ना। 1 घंटा तुम रिकरिंग नॉन रिकरिंग समझने में बर्बाद कर दिए, तो कैसे टाइम से सिलेबस कर लोगे आप लोग? उसके बावजूद भी कह रहे हो दोबारा से समझा दो। ऊर्जा मार के मुंह ना तोड़ दू तुम्हारा। नेगेटिव नंबर्स का मतलब होता है ऋणात्मक संख्याएं। इतने कमजोर थे तो भैया दोबारा कर लेते, दोबारा से स्कूल कर लेते। ऋणात्मक संख्याएं हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। नेगेटिव नंबर्स को ऋणात्मक संख्याएं, नॉन नेगेटिव नंबर को अऋणात्मक संख्याएं। अऋणात्मक। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जीरो क्या है? जीरो रैशनल है कि इरेशनल है?
जीरो क्या है? जीरो रैशनल है कि इरेशनल है? ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर्स। बट ये किसने बोला? ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जीरो भी एक रैशनल नंबर है। जीरो को आप लिख सकते हो ना, जीरो एक रैशनल नंबर है, जीरो को लिख सकते हो ना, जीरो बटा समथिंग। पी बाई क्यू फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं मेरे दोस्तों? -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट डॉट, ये सब नेगेटिव नंबर है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। अब नॉन नेगेटिव क्या होते हैं? ऋणात्मक। जो नेगेटिव ना हो वो नॉन नेगेटिव है। जो नेगेटिव ना हो दोस्तों उसी को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव। तो भैया इसके अलावा क्या बचा? जीरो। जीरो नेगेटिव नहीं होता। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव ये सब नेगेटिव हैं। नॉन नेगेटिव होते हैं जो नेगेटिव ना हो। क्लियर है? तो क्या भैया? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसी सेट को जीरो से लेके अनंत तक की इन्हीं संख्याओं को इंसान ने एक नाम और दे दिया है होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, इन्हीं को हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्या भी कहते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। इसको थोड़ा डिटेल में और लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। इंटीजर्स हिंदी में पूर्णांक। हिंदी में क्या है? पूर्णांक। तो इंटीजर्स पहले, सबसे पहले हुए जी निगेटिव। निगेटिव हिंदी में ऋणात्मक। तो माइनस अनंत से शुरू होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, -3, -2, -1। ये सब क्या है? ये सब निगेटिव नंबर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद मेरे दोस्तों पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। हिंदी में कहेंगे धनात्मक। तो धनात्मक क्या होते हैं? +1, +2, +3, +4। अगर किसी के आगे साइन नहीं लिखा हुआ है तो हम पॉजिटिव साइन ही मानते हैं। डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये सब है पॉजिटिव। तो आप अगर यहां गौर से देखो, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। सॉरी, आप कहोगे सर जीरो कहां गया? जीरो ना तो यहां है ना वहां है। तो मेरे दोस्तों जीरो होता है जीरो, जीरो होता है मेरे प्यारे भाई जीरो है। जीरो की एक खास बात है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो ना तो एक पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव नंबर है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो ना तो नेगेटिव में आएगा ना ही पॉजिटिव में आएगा। ठीक मेरे दोस्तों, ये वाला जो सेट है, ये जो पॉजिटिव नंबर्स का ये जो सेट है, पॉजिटिव नंबर्स का ये जो सेट है, +1, +2, +3, +4 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसी को बोला गया है दोस्तों नेचुरल नंबर्स। इसी को हम लोग नेचुरल नंबर्स कह देते हैं, हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स के सेट को कहते हैं। एक से शुरू होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है? और होल नंबर जीरो को इंक्लूड करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर जो है आपके 1 से शुरू होते हैं। बस इतना ही फर्क है। आप बोलोगे यस सर, आगे चलेंगे अब नेक्स्ट। यहां तक की बातें समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको समझाया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब हम केवल नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे,
केवल नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक, चलिएगा जरा आगे। ओके, हाँ भाई, इंटीजर्स को एक तरीके से क्लासिफाइड और किया जा सकता है। हाँ, ये चीज तो मैं भूल ही गया। इंटीजर्स को ना दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। कहां गया भाई? हाँ, इंटीजर्स को एक तो हमने निगेटिव और नॉन निगेटिव लिख दिया, ठीक है, आप बोलोगे जी सर, या फिर डिटेल में निगेटिव पॉजिटिव करके लिख दिया। लेकिन जो हमारे इंटीजर्स होते हैं इनको एक तरीके से और क्लासिफाइड किया जाता है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों? सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं मेरे प्यारे भाई, ऐसी संख्याएं जिनको जो दो की मल्टीपल हैं। ऐसी संख्याएं जो दो की मल्टीपल्स हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में कहूं टू एन फॉर्म। टू एन फॉर्म आप बोलोगे जी सर, कोई भी नंबर अगर टू एन फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो एक इवन नंबर है मेरे दोस्त। ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाती हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखूंगा मेरे दोस्तों, ये बात बताइए, -6, -4, -2, 0 भी एक इवन नंबर है। 2, 4, 6 ये सब दोस्तों आपके इवन नंबर है, सब इवन नंबर है। क्लियर है? ऑड नंबर्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों? ऑड नंबर ऐसी संख्याएं, ऑड नंबर्स ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड नहीं होती। सिंपल सी बात, ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड नहीं होती। यानी कि इनडायरेक्टली वे में कहूं, जो संख्याएं इवन नहीं है वो ऑड हैं। क्लियर है? सिंपल वे में 2n + -1 फॉर्म, 2n + -1 फॉर्म। कोई भी नंबर दो के मल्टीपल से +-1 कम होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए -5, एग्जाम्पल के मैं आपके सामने लिखूंगा, क्या हो गया दोस्तों? -5, -3, -1, 7, 11, 13, 17 ये सब आपके ऑड नंबर्स हैं। तो इवन और ऑड नंबर्स में फर्क समझ में आया? कोई तकलीफ? सर फी क्यों बोलते हैं दो स्मॉलेस्ट इवन है? दो स्मॉलेस्ट इवन बोलते पॉजिटिव नंबर्स में। देखिए एक बात समझिएगा, आप मुझे बताओ, जीरो को आप किसी भी देखिए जीरो का रूल समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई नंबर लेता हूं n एक्सेप्ट 0, जीरो को अगर आप जीरो के अलावा किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अगर आप n को 0 से डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्तों अनंत आएगा, अनंत। अगर आप 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड। इन तीनों अनंत और अनडिफाइंड में फर्क है। 0 ऑड नहीं होता, 0 एक इवन नंबर है। क्लियर है? 0 एक ऐसा नंबर है जो हर संख्या से डिवाइड हो जाता है। मैं अगर आपसे कहूं कि a/b = c है, a/b = c है, तो a बराबर जो होगा वो b × c होगा। मैं आपसे कहता हूं कि 0/n करने पर क्या आता है, तो मैंने माना क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो 0 = n × क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखा जाए कि 0 आए, तो आप कहोगे सर 0 ही रखना पड़ेगा। n की 0 से गुणा करोगे तभी तो 0 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 0 एक ऐसा नंबर है मेरे दोस्तों, n/0 अनंत होता है, अनंत, बहुत बड़ी संख्या।
जीरो एक ऐसा नंबर है जो दुनिया के हर नंबर से डिवाइड होता है एक्सेप्ट जीरो। तो जीरो 2 से भी डिवाइड होगा, जीरो को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो ही आएगा। चूंकि जीरो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, इस वजह से जीरो एक इवन नंबर है। ये तीनों बात आपको समझनी चाहिए। आप बोलोगे यस सर। अगला कंसेप्ट जो आपको समझना है कि मेरे दोस्तों, अगर आप एक ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ोगे या घटाओगे तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर में, ऑड नंबर में, इवन कर लेते पहले, इवन नंबर में एक इवन नंबर जोड़ोगे या घटाओगे तो हमेशा ही एक इवन नंबर आएगा। लेकिन एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा या घटाया जाएगा तो हमेशा ही एक ऑड नंबर आएगा। जीरो इज ऑड नंबर, बात खत्म। जीरो इज इवन नंबर। योगेश कह रहे हैं अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में डिफरेंस। देखो इतनी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, इस चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए, समय नहीं है इतना। इसी चीज को समझाने के लिए 1-1.5 घंटे की क्लास चाहिए अलग से, कि अनडिफाइंड क्या है, जीरो क्या है, ये सब जो सामने लिखा हुआ उसको रट्टा मार लो तोता की तरह। ऑड में ऑड जोड़ोगे तो हमेशा इवन आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 11 में 7 जोड़ूंगा तो 18 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। इवन में इवन जोड़ोगे तो ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, फाइनल भी 2 का मल्टीपल आएगा। लेकिन जब ऑड में एक इवन नंबर जोड़ा जाता है, जैसे 11 मैंने एक ऑड नंबर ले लिया और 30 एक इवन नंबर है, जोड़ोगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक ऑड नंबर ही रहेगा। आप बोलोगे यस सर। तो तीनों बातें आपको समझना बहुत जरूरी है, इस पे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है इसमें। आगे चलेंगे अगले सवाल की, अगले कंसेप्ट की तरफ। यहां तक हुआ? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स पे मेरे दोस्तों। नेचुरल नंबर्स, तो मैंने आपको नेचुरल नंबर का सेट पढ़ा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब नेचुरल नंबर है, 1 से लेके अनंत तक। नेचुरल नंबर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या है मेरे दोस्तों? और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, न 2 से कम न 2 से ज्यादा है। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। और वो 2 फैक्टर भी कौन कौन से होंगे? 1 एंड इटसेल्फ, एक और खुद। 1 एंड इटसेल्फ। मैं नेचुरल नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। नेचुरल नंबर कौन कौन से? केवल पॉजिटिव इंटीजर्स। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 से प्लस अनंत तक। बोलो, ये बताइएगा अब। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूंगा। सबसे पहला मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं 1। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, खुद 1। जबकि प्राइम नंबर बनने के लिए 2 फैक्टर होना जरूरी है, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 के बाद आया जी 2। क्या 2 एक प्राइम नंबर है? 2 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2। 1 और 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 एक प्राइम नंबर हुआ। 2 के बाद अगला आता है 3। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? हां जी है। 3 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3, इसके अलावा और कोई नहीं। 3 के बाद 4। 4 तो भैया 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 4 से भी। तो 4 के तो 3 फैक्टर हैं, यानी कि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है।
4 के बाद 5, 5 एक प्राइम नंबर है, हां जी है, क्योंकि 5 केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, केवल 2 ही संख्याओं से कटेगा, 2 संख्याओं से कटेगा, 5 1 से और खुद से। 5 के बाद 6, क्या 6 मेरे दोस्त आपका प्राइम है? 6 तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 4 फैक्टर आ रहे। प्राइम नंबर्स के लिए केवल एग्जैक्ट 2 फैक्टर चाहिए, दिस इज नॉट प्राइम। 6 के बाद 7, 7 मेरे दोस्तों आपका प्राइम है, 1 7 से कटेगा, 8, 8 भी प्राइम नहीं होता, 1 2 4 8 काफियों से कट जाता है। 9, 9 भी प्राइम नंबर नहीं होता, कुछ बच्चे 9 को प्राइम बताते हैं। 9 1 से भी कटता है, 3 से भी और 9 से भी। 9 के 3 फैक्टर है, ना ही 10 प्राइम है। इसके बाद 11, 11 के बाद 12 के काफी सारे फैक्टर है, 13, 13 के बाद ना 14 ना 15 ना 16, इनके काफी सारे फैक्टर है। अगला मिलेगा 17, 17 के बाद 18 भी 1 2 3 6 9 18 काफी उससे कटता है, 19। ठीक है भाई, 19 के बाद जो आएगा आपका 23। तो ये सब जो है ये है आपके प्राइम नंबर्स। इन संख्याओं के एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर्स है। आप बोलोगे जी सर, अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइम नंबर्स किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। जैसे मुझे पता है कि ऑड नंबर्स में बिल्कुल ठीक है, टू एंड फॉर्म, 2 के गैप पे ऑड नंबर्स आते जाते हैं। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स भी 2 के गैप पे आते हैं। ऑड नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, इवन नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। क्लियर है? प्राइम नंबर्स में देखो तो गैप फिक्स नहीं होता, कहीं भी प्राइम नंबर टपक आते हैं। यहां 1 का गैप है, यहां 2 का, यहां 2 का, यहां 4 का हो गया, फिर 2 का गैप आ गया, फिर 4 का आ गया, फिर 2 का आ गया, फिर 4 का आ गया। तो प्राइम नंबर्स कब आएंगे, कितनी दूरी पे आएंगे, इसका कोई पता नहीं। इसलिए प्राइम नंबर्स का कोई भी फॉर्मूला आज तक नहीं ढूंढ पाए। इसलिए प्राइम नंबर्स का कोई भी फॉर्मूला जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको ये चीज ध्यान से नोट करनी है, 3 5 7, ये जो एक सेट आपको दिखाई दे रहा है 3 5 7, कोई मुझे जवाब देगा ये क्या है 3 5 7? कोई मुझे जवाब देगा ये क्या है 3 5 7? ये 3 5 7 क्या है? ये 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से 3 लगातार विषम संख्याएं हैं। 3 5 7 ये 3 लगातार विषम संख्याएं मेरे दोस्तों, और ये तीनों की तीनों प्राइम भी हैं। यही केवल अकेला एक ऐसा बेसिक सेट है जो लगातार तीनों ऑड नंबर भी हैं और तीनों प्राइम नंबर भी हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसा पेयर नहीं आने वाला जिसमें मतलब तीनों लगातार ऑड हो और तीनों के तीनों प्राइम भी हों। अरे 2 के डिफरेंस वाली बात नहीं है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से 3 लगातार विषम संख्याएं। क्यों नहीं समझते? केवल एक ही ऐसा सेट अवेलेबल है और इस पे आपको दसियों सवाल मिल जाएंगे नंबर सिस्टम में भी और एवरेज में भी, जो लगातार कॉन्जिक्यूटिव होने के साथ साथ प्राइम भी। आप कहीं भी पकड़ लो ये तीनों, क्या ये लगातार विषम नंबर आ रहे? 17 के बाद 19, 19 के बाद अगला विषम 21 आना चाहिए, ये 23 हो रहा है। ठीक है भाई, ये तीनों ऑड नंबर्स हैं और तीनों के तीनों प्राइम भी है, लगातार ऑड हैं। ठीक ना? समझ में आया तो ऐसे तैसे में घुस जाओ अब। ठीक, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स और 3 लगातार प्राइम नंबर का केवल एक ही सेट अवेलेबल है। संजय कह रहे हैं सर 21 क्यों नहीं? भाई 21 प्राइम कैसे हो सकता है? 21 तो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है और 21 से भी कटता है। 21 के तो 4 फैक्टर है, कैसे प्राइम हो जाएगा? शाश्वत 39 प्राइम नंबर नहीं होता। आगे चलिए। हाँ, एक बात और कि किसी भी प्राइम नंबर्स को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है।
किसी भी प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यह चीज इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, उसको 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्त, एनी प्राइम नंबर को। मैं बात कर रहा हूं 3 से बड़े, 2 और 3 तो बहुत छोटे बात नंबर है, इनके बारे में डिस्कशन ही नहीं कर रहे। आप इनमें से कोई भी प्राइम नंबर पकड़ लिए, हर एक प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 31 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, 1 से कटता है और 31 से कटता है, तो 31 को आप लिख सकते हो ना, 6 पंजे 30 प्लस 1 31। मैंने आपके सामने लिख लिया 89। हाँ जी, 89 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 और 89 के अलावा और किसी से नहीं कटता। तो देखो आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू कितना हो जाएगा 15, 15 छिक्का 90 माइनस 1 89। आप किसी को भी उठा लो, जैसे सपोज आपने ये उठा लिया 43 एक प्राइम नंबर है, केवल 1 से कटेगा और 43 से कटेगा, तो 6 सत्ते 42 प्लस 1 43। तो आप कोई भी प्राइम नंबर पिक कर लीजिए, हर एक प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। यह तो बहुत सीधी सी बात हो गई, लेकिन इसका उल्टा, इस स्टेटमेंट का रिवर्स सत्य नहीं है। कोई भी नंबर अगर 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा हुआ हो तो कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा प्राइम नंबर बनेगा। हर प्राइम नंबर 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में होगा, ये कंपलसरी है। लेकिन कोई भी नंबर अगर 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा हुआ है, वो गारंटी से प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया 25 को भी लिखा जा सकता है 6 इंटू 4 प्लस 1 फॉर्म में, लिख सकते हो 6 चौक 24 1 25, इस फॉर्म में लिख सकते हो। पर क्या 25 प्राइम नंबर होता है? 25 प्राइम नंबर नहीं होता। क्लियर? मैंने आपके सामने लिख दिया भाई एक नंबर 39 नहीं, मैं लिख देता हूं भाई आपके सामने, कितना कर लेते हैं, 6 और ये आपका 65। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 65 को भी 6 इंटू 11 66 माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते, 6k माइनस 1 फॉर्म में। लेकिन 65 एक प्राइम नंबर नहीं होता। समझ में आया? देख, क्या 65 प्राइम नंबर है? नहीं, 65 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, 65 से भी कटता है। तो कहने का मतलब ये हो कि दुनिया का हर प्राइम नंबर 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में होगा, लेकिन कोई भी नंबर अगर 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा हुआ हो तो गारंटी से प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर प्राइम नंबर चेक करने की विधि क्या है, कैसे पता लगाएंगे कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नहीं है? तो प्राइम नंबर चेक करने का कोई तरीका एग्जैक्ट उपलब्ध नहीं है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 250 से ज्यादा तरीके हैं प्राइम नंबर चेक करने के। आप वो 250 के 250 तरीके अप्लाई करोगे तब गारंटी से पता चलेगा कि प्राइम नंबर है या नहीं है। बहुत छोटे छोटे नंबर्स की जरूरत पड़ती है प्राइम पता लगाने के लिए, वो आप इजीली पता लगा सकते हो, आपको पहाड़ याद है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 73 प्राइम है कि नहीं है, क्या आज तक आपने किसी पहाड़े में 73 आता देखा? क्या आज तक आपने किसी पहाड़े में 73 आता देखा? कभी नहीं देखा, तो 73 प्राइम हो जाएगा। बस यही तरीका है बेसिक सा प्राइम नंबर पता लगाने का। आगे चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने प्राइम नंबर पढ़ा, इसके बाद रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम। दोनों शब्दों का एक ही मतलब है, अलग अलग मतलब नहीं है। रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम नंबर्स, मैं शब्द नंबर्स लिख रहा हूं, हिंदी में इनको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। इनका एलसीएम एचसीएफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। सह अभाज्य संख्याएं, एक संख्या के बारे में बात नहीं कर रहा, रिलेटिव प्राइम नंबर। तो ऐसे दो नंबर
जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। ऐसे दो नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर ऐसे दो नंबर्स प्राइम से, प्राइम मतलब मत समझ लेना, मैं लिख रहा हूं ऐसे कोई भी दो नंबर, चाहे प्राइम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उनको हम रिलेटिव प्राइम या को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिखा नंबर 15 और 19, दो नंबर मैंने आपके सामने लिखे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 और 19 दोनों को काटती हो? तो आपका जवाब होगा सर केवल एक। एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो इन दोनों को काटती हो। मैक्सिमम जो कॉमन चीज है इन दोनों में एक है, तो को प्राइम पेयर है, ये आपस में सह अभाज्य है। मैं आपके सामने लिखता हूं जी 20 और 13, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। क्या ये को प्राइम है? तो 20 और 13 में केवल एक ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काटता हो। हां जी, ये भी एक को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, बिल्कुल सही। ओम ने बोला 27 और 35, यह 27-35 को प्राइम है। अगर आप ध्यान से देखो तो 27 और 35 में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। 27 भी प्राइम नहीं है, ना ही 35 प्राइम है, लेकिन 27-35 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सबसे बड़ा नंबर एक ही ऐसा है जो इन दोनों को काटता हो, तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेटिव प्राइम, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, को प्राइम हो गया। अब अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं एक नंबर 65 और 90, क्या ये को प्राइम है 65 और 90? अरे ट्विन प्राइम भी बताऊंगा भैया, पहले ये तो समझ लो। यस, 9 और 16 को प्राइम है। 9 और 16 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ये वाला पेयर को प्राइम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 65 और 90 में 5 कॉमन दिखाई दे रहा, 5 65 को भी काट रहा है, 5 90 को भी काट रहा है, तो ये पेयर को प्राइम नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको को प्राइम अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, एक चीज छूट गई, सही कह रहा है बालक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है भाई, अगर आप 1 से लेके 50 तक की संख्याएं लिखो, 1 से लेके 50 तक की संख्याएं लिखो, तो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के बीच में आपको 15 प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। 15 प्राइम नंबर्स। काउंट करने का तरीका वही है, लिखते रहो और काउंट करो। अगर आप 50 से 100 तक की संख्याएं लिखो तो आपको 10 प्राइम नंबर मिलेंगे। 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स देखने को मिलेंगे, 10 प्राइम नंबर्स होंगे। बात समझ में आई? कोई फॉर्मूला नहीं काउंट करने का। अगर पेपर में सवाल आ गए 1 से लेकर 500 तक कितने प्राइम नंबर हैं, पहली बात तो सवाल बन ही नहीं सकता, और आ भी गया तो आपको मैन्युअली काउंट करना होगा एक एक प्राइम नंबर लिख के। तो इस हिसाब से यह पता चला हमें कि अगर मैं 1 से लेकर 100 तक लगातार संख्याएं लिख दूंगा तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। 25, ये रट्टा मार के रखना है। बोलो, क्लियर? कोई तकलीफ, कोई समस्या? तो मैंने आपको समझाया कि रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का, जिनका HCF 1 हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, बस मैं लास्ट समझा देता हूं, उसके बाद अगली क्लास में करेंगे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो। इतनी बेसिक सी बात है, जिनका डिफरेंस 2 हो, अंतर 2 हो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं।
ये स्टेट एग्जाम में परिभाषा भी पूछ लेता है, डायरेक्ट पेयर देके भी पूछ लेगा कि क्या 11 और 13 ट्विन प्राइम हैं। आप कहोगे यस सर बिल्कुल है, 11 13 बीच में 2 का गैप है। सवाल इस तरीके से होगा, क्या 39 और 41 ट्विन प्राइम हैं? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल, गैप तो 2 का है, पर जब 39 प्राइम ही नहीं हुआ तो ट्विन प्राइम कैसे बन जाएगा? क्या 89 और 91 ट्विन प्राइम हैं? गैप तो 2 का है, लेकिन क्या 91 प्राइम होता है? नहीं होता। जब 91 प्राइम ही नहीं है तो ये ट्विन प्राइम कैसे हो जाएंगे? दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 15 और 17, सॉरी 15 17 नहीं, 17 और 19 दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों के बीच में 2 का गैप है। क्लियर है? तो ये ट्विन प्राइम हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं, बस आपका केवल कंपोजिट नंबर रह गया है जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।